नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यमलेश वंजारी। फ्री थिंकर ब्लॉग के एक और एपिसोड के साथ आप लोगों के बीच हाजिर हूं। आज मैं एक साझा ब्लॉग करने जा रहा हूं जो कि कॉस्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर के साथ में होगा। इस ब्लॉग में हम समझेंगे साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी का महत्व और साथ में समझेंगे नेचर के कानून और आदिवासियों के राइट्स के बारे में, उनके हिस्टोरी और कल्चर के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और नॉलेजेबल ब्लॉग की। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर ज़िले के अंतर्गत आने वाले प्रेम नगर में, और प्रेम नगर के इस वक्त विश्राम गृह में मैं मौजूद हूँ। आसपास आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लोकेशन है ये। यहाँ का जो रेस्ट हाउस है घने जंगलों के बीच में विद्यमान है। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम हमारे इस जॉइंट ब्लॉग में। थैंक यू। सर, मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि साइंस कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाला जो समय होगा उसके लिहाज से। यमलेश जी, ये व्लॉग बड़ा अच्छा समय में है। हम सरगुजा के बेल्ट से बिलासपुर के तरफ, आगे रायपुर के तरफ जा रहे हैं और बड़ा नेचुरल लैंडस्केप है। मैं आपसे विनती करूँगा कि 2 सेकंड के लिए कम से कम इनको ये जंगल और ये दिखाएं। बिल्कुल, क्योंकि हम नेचर पर भी शायद आप बात करना चाह रहे हैं। जी तो थोड़ा सा इनको जो है वो नेचुरल कितना अच्छे फॉरेस्ट है यहाँ पर, कितने सीरीन और डेंस फॉरेस्ट है, अभी तक के ये डिस्टर्ब नहीं हुए हैं। और इतनी धूप काला होने के बावजूद भी बड़ी ठंडक है और बड़ी शांति है ये बेल्ट में। ये नेचर का एक बहुत बड़ा गिफ्ट है इंसान को, कि जहाँ इंसान जो है प्रकृति के साथ बड़े आसानी से जो है वो शांति के साथ रह सकता है और स्वस्थ रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण कि नेचर लाइफ का एक अहम पार्ट है, फिर भी लोग नेचर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे क्या वजह है और ये जो वजह निकल कर सामने आती है, इसका एक्चुअल में समाधान जो है, सलूशन कैसे निकल कर आ सकता है? देखिए, नेचर को जो इंसान अभी जो डेवलपमेंट का मॉडल अभी दुनिया में हम ले रहे हैं, जो ज़्यादा इंडस्ट्रियल बेस्ड डेवलपमेंट मॉडल है, उसके वजह से हर जगह आपको रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइंस बनाना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स बनाना है। तो इसलिए हर जगह आपको कहीं ना कहीं जो इकोलॉजिकल लैंडस्केप है उससे गुजरना पड़ रहा है, और इसलिए ये डिस्ट्रक्शन थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। फिर जैसे पहले थोड़ा हुआ था कि खेती के लिए लोगों ने फॉरेस्ट को थोड़ा सा जो है वो डिस्टर्ब किया था, लेकिन अभी ये मॉडर्न जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके वजह से ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बट इसको इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करते हुए मिनिमम जितनी ज़रूरत है उतने में ही उसको जो है वो डिस्टर्ब करते हुए डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर नेचर नहीं रहा तो जैसे सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर धरती की टेम्परेचर बढ़ गई तो फिर उसमें से जो है रिवर्स आना बड़ा मुश्किल जाएगा, और उससे बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के जो प्रक्रिया होगी उससे बहुत सारा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए नेचर को मिनिमम डिस्टर्ब करते हुए जो डेवलपमेंट है उसको करना चाहिए। सर, और आने वाले सदी के लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा साइंस का रोल? साइंस मेरे लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। साइंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि साइंस ये हमें बताता है कि सृष्टि में क्या है, कॉस्मोस में क्या है, कॉस्मोस कैसा चलता है, उसके लॉस क्या है, उसका उत्पत्ति और क्या एक कॉस्मोस है या अनेक भी हो सकते हैं, जिसको मल्टीवर्स भी कहा जाता है। इसका जो थियरीज़ है, इसके जो एक्सपेरिमेंट्स है और इसके जो कैलकुलेशन के जो पार्ट्स है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, ये जो है वो साइंस में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ में जो है साइंस इसको बताता है। और साइंस हमें ये भी बताता है कि भाई अभी तक खोज यह हुई है और भी इसके कई पहलू हो सकते हैं। साइंस ब्लफ नहीं करता, साइंस जो है वो मिथक को नहीं बताता। साइंस ये बताता है कि यहाँ तक अभी थियरी प्रूव हुई है, लेकिन इसके अलावा ये पॉसिबिलिटी भी है, और वो पॉसिबिलिटी को वर्क किया जाता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मैथमेटिकल उसके कैलकुलेशंस किए जाते हैं। लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंटल कन्फर्मेशन नहीं होता, साइंस उसको फाइनल नहीं मानता है। वैसे साइंस किसी भी चीज़ को फाइनल नहीं मानता है, प्रोबेबिलिटी के आधार पे ही साइंस आगे जाता है। लेकिन जो चीज़ टेस्ट हो गई, प्रूव हो गई, उसको एज अ थ्योरी, एस्टैब्लिश थ्योरी करके प्रोपाउंड करता है।
रही बात आपने पूछा कि साइंस का महत्व क्या है, देखिए आज हम गाड़ी में चल रहे हैं, आप कैमरा शूट कर रहे हैं, ये सारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की देन है। अभी कोविड में वैक्सीन आई, मेडिसिन आई, सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो देन है। अगर साइंस है तो आज हम यहाँ पर है, अगर साइंस नहीं होता तो इंसान आज भी स्टोन एज में होता था। तो अब 21वीं शताब्दी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो सबसे बड़ा रोल है वो आ रहा है, क्योंकि हम 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग, इसके साथ में जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के वेरियस जो बायोकल्चर्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अभी पुश करने में साइंस का बहुत बड़ा रोल है, टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। साइंस का रोल महत्वपूर्ण है सर, लेकिन एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि साइंस के पहले का जो एरा रहा है, जो एज रहा है, उसको आप टाइप 1 सिविलाइजेशन, टाइप 2 सिविलाइजेशन इस तरह से आप बताते हैं, जीरो का सिविलाइजेशन। अगर हम शुरुआत की जो सिविलाइजेशन की ओर जाए तो वो सिविलाइजेशन किस तरह की रही है, उसका नेचर के साथ में किस तरह का संबंध रहा? देखिए, जहाँ हमको इंसान की उत्पत्ति हुई है, इंसान की उत्क्रांति, उत्पत्ति बोलने से ज़्यादा उत्क्रांति अप्रोप्रिएट रहेगा, इवोल्यूशन। तो होमोसेपियंस का इवोल्यूशन में जहाँ इंसान को बुद्धि आई, जिसको कॉग्निटिव रेवोल्यूशन कहा जाता है, वो लगभग 70,000 साल पहले। होमोसेपियंस का, निएंडरथाल्स, डेनोसिवियंस का जो है उसके पीछे पीछे जाएंगे तो 20 लाख साल का चिंपैंजी से ये उत्क्रांति है। इसको अभी जेनेटिकल साइंसेस ने भी प्रूव कर लिया है और एंथ्रोपोलॉजी ने भी प्रूव किया है, और आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी काफ़ी एम्पल है इसको लेकर। तो जब पहले इंसान था तो वो केवल नेचर के साथ में था, और जिसको नियोलिथिक एज कहा जाता है, यानी आइस एज के बाद का जो एज है, जहाँ बर्फ़ पिघली और ज़मीन साफ़ हुई, वहाँ पर फिर फसल उगाने का काम जो किया, एग्रीकल्चरल, फर्स्ट प्रिमिटिव एग्रीकल्चर की शुरुआत 10-11 हज़ार साल के आसपास हुई। वहाँ से फिर जो है धीरे धीरे जो उसने खेती का जो प्रोडक्शन है उसका संचय किया, तो उसको थोड़ा फ्री टाइम मिला। उसके बाद में थोड़ा ट्रेड करना सीख गए, थोड़े मेजरमेंट्स बनाए, थोड़ी सी फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हुई, तो तब जाके जो है फिर धर्म वगैरह की संकल्पना आई। यानी अगर आप इंसान के इवोल्यूशन में देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग 50,000 साल तक, 60,000 साल तक इंसान रिलीजन को नहीं मानता था, वो केवल नेचर के साथ में जिया है। उसके बाद में ये रिलीजन की संकल्पना पिछले 10,000 सालों में आई है। तो इस तरह का जो है वो इवोल्यूशन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सारी चीज़ें अब जो है कंप्यूटिंग हो रही है, सारी चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग और ख़ास करके आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी कई सारे जो खोज है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। कितना इसका रोल अभी समझ में आ रहा है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस मशीन इंटेलिजेंट हो जाएगी, उसका जो है कोड ही इस तरह से डेवलप किया जा रहा है उसकी, और मशीन को ये सिखाया जा रहा है कि खुद के जैसे इंसान अपनी बुद्धि से सोचता है वैसा उसका कोड लिखकर और उसका लैंग्वेज लर्निंग से जो है मशीन को इंटेलिजेंट बनाया जा रहा है, ताकि इंसान जो बुद्धि से काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा ये मशीन जो है वो काम करेगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो सभी क्षेत्रों में इसका बड़ा भारी महत्व आएगा। जैसे रोबोटिक्स है, तो रोबोटिक्स से जो है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे रोबोट्स जो है आपका पूरा हेल्थ टेस्ट कर सकते हैं, रोबोट खुद डॉक्टर बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एग्जैक्ट बता सकता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन कर सकता है, रोबोट सर्जरी कर सकता है। फिर रोबोट जो है, मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट्स है वो ऑटो पायलट हो सकती है, प्लेन ऑटो पायलट पे चल सकते हैं, कार्स ऑटो पायलट्स पे चल सकती है, ट्रेन्स ऑटो पायलट्स पे चल सकती है। कंपनीज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऑटो मैकेनाइजेशन हो जाएगा इंटेलिजेंट वे में। कई फील्ड में जो है वॉरफेयर में बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक मशीन्स आ जाएगी, सेल्फ डिसीजन लेके वॉर करने वाली। तो इसके अच्छे बुरे दोनों पहलू जो है वो टेक्नोलॉजी में डेवलप होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। दूसरा जो है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा तो आप एक देखिए, अभी इंसान केवल एक इंटेलिजेंट प्राणी है प्रकृति में। वैसे सभी प्राणियों को थोड़ी बुद्धि दी है नेचर ने, पर हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें इंसान सबसे इंटेलिजेंट है। अब इंसान एक ऐसी मशीन को तैयार कर रहा है जो सेल्फ थिंकिंग मशीन होगी, तो उसका एक कोड ऐसा खुद अपने हाथ में रखने की इंसान की प्लानिंग है।
बट इट इज़ येट टू बी सीन कि आगे कैसा डेवलप होगा। मान लीजिए वो एक कोड अगर वो अपने हाथ में नहीं रख पाए और मशीन खुद का खुद सोचने लग जाए, तो इंसान और मशीन के बीच में भी कंपटीशन हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि इंसान पोस्ट ह्यूमैनिज्म की स्टेज में जेनेटिक इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके आधा इंसान और आधा मशीन बन जाए। तो इस तरह का भी एक डेवलपमेंट फ्यूचर में 3 डिकेड 4 डिकेड में हो सकता है, 30-40 सालों में हो सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने की बहुत बड़ी बात हो सकती है। आपकी जो कुछ टिपिकल डिसीजेस है, जैसे कैंसर है, एड्स है, या मान लीजिए पार्किंसंस डिसीज़ है, या जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, इसको जीन थेरेपी से जो है वो ठीक किया जा सकता है। और क्लोन्स बनाए जा सकते हैं, आपका सेम इंसान बनाया जा सकता है, सेम तरह की ब्रीड्स बनाई जा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का अगर आप एग्रीकल्चर में यूज़ करें तो कई नई वैरायटीज़ की जो है वो क्रॉप्स बनाई जा सकती है, फ्रूट्स बनाए जा सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो है वो प्रिजर्वेशन को भी बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके फूड्स को बड़े लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकता है। तो कई तरह के एप्लीकेशंस ये तमाम चीज़ों के आएंगे। तो ये बेसिकली जो 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का सपोर्टिव जो है इसमें यूज़, ये तमाम चीज़ों से 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी ऑलरेडी ऑनसेट हो गया है। और आपको ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का धीरे धीरे जो है एक्सपांशन दिखेगा। ये तो हो गई साइंस की बातें, नेचर की बातें और जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब हम जो मानकर साहब कहते हैं कि साइंस के साथ ट्रूथ यानी सत्य और ह्यूमैनिटी, मानवता बहुत ज़रूरी है। तो हम देख रहे हैं कि आज दुनिया में इंसान जो है सत्य से दूर होते जा रहा है और मानवता भी कहीं ना कहीं जो है खतरे में दिखाई दे रही है, संकट में दिखाई दे रही है। ऐसा क्या वजह है सर, ये जो सत्य से लोग दूर भाग रहे हैं और मानवता खतरे में दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है और इसका समाधान कैसे आएगा सर? देखिए, इंसान हरदम कल्पनाओं में ज़्यादा जिया है। यानी इंसान की जो फितरत है वो फितरत ये रही है कि वो कल्पनाओं में ज़्यादा सोचता है, मिथकों में ज़्यादा रहता है। चाहे वो धर्म के नाम पे हो, संस्कृति के नाम पे हो, राष्ट्रों के नाम पे हो, अपनी कम्युनिटीज़ के नाम पर हो, वो मिथकों में जीना चाहता है, कल्पनाओं में जीना चाहता है। लेकिन जो समाधान आया है या इंसान का डेवलपमेंट हुआ है उसमें सत्य का बड़ा रोल रहा है। और जब मैं सत्य कह रहा हूँ तो साइंटिफिक जो चीज़ है, जो साइंस से सुसंगत है, जो वास्तविक वर्ल्ड से सुसंगत है, उसको हमने रिलेटिव ट्रुथ मानना चाहिए। फाइनल ट्रुथ जैसी कोई चीज़ तो होती नहीं है, पर वो रिलेटिव ट्रुथ है। एक आज के समय का वो एक रिलेटिव ट्रुथ है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। तो जब तक हम साइंस के आधार पर और नॉलेज के आधार पर, वास्तविकता के आधार पर जो सत्य प्रमाणित होता है उसको जो है लेकर आगे नहीं चलेंगे तो हरदम कल्पनाओं में ज़्यादा जिएंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। और मानवता का जो बात आपने कही, जब हम इंसान हैं, हम ये कॉस्मॉस में के वजह से है, ये सारा जो लाइफ है वो कॉस्मॉस के वजह से है। इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। चाहे आप ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, पोटेशियम हो, फास्फोरस हो, सोडियम हो, ये सारा जो हम जिससे बने हुए हैं, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अगर ये कॉस्मॉस नहीं होता तो लाइफ नहीं होता। तो इस चीज़ को यदि हम समझते हैं कि लाइफ ये कॉस्मॉस की देन है, हर इंसान जो है वो कॉस्मॉस की देन है, तो एक इंसान होने के नाते भी मुझे दूसरे इंसान के साथ में अच्छे से रहना चाहिए। तो ये बात अंडरस्टैंडिंग साइंटिफिक लेवल पर जब डेवलप होगी, जब वास्तविक लेवल पर डेवलप होगी, जब नेचर के लेवल पर जब डेवलप होगी, तब जाके ह्यूमैनिटी का अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा प्रगत होगा और इंसान के साथ में ज़्यादा अच्छे से जी पाएगा। फिर तो कुछ दुनिया के प्रैक्टिकल चीज़ें भी है, सर्वाइवल की चीज़ें हैं, उसको ठीक करना पड़ेगा। वो तो बाय रूल ऑफ लॉ हो सकता है, वो इंसान की दुनिया में बाय रूल ऑफ लॉ और वेरियस पॉलिसीज से भी हो सकता है। सर, आपकी एक पहचान फ्री थिंकर के तौर पर भी है। पॉलिटिक्स तो आप कर ही रहे हैं। पॉलिटिकली लेवल पर अगर हम देखें तो ये जो समस्याएं क्रिएट हो रही है देश में, दुनिया में, इन चीज़ों का समाधान कैसे आ सकता है? इसके लिए किस तरह के कार्य करने की ज़रूरत है, खास करके राजनीतिक संदर्भ में? सर, राजनेताओं को इसके ऊपर काम करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, एक तो मैंने कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का जो है वो रिसर्च किया है, और ये जो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का जो रिसर्च है, ये जो मेरा बुक है, ये इसमें मैंने ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लिखा है कि कॉस्मॉस में क्या है और दुनिया में क्या है। देखिए, सबसे पहली बात जो है हमको इसको समझना होगा
कि सृष्टि जो है वो अनेक नियमों से चलती है और ये सृष्टि में और दुनिया में अनेक समाधान है, कोई एक नहीं है। ये फैक्ट को समझना होगा। दूसरा जो है, जो फिज़िकल लॉज है, जो नेचुरल लॉज है, जो लॉज ऑफ द कॉस्मॉस, नेचर एंड वर्ल्ड है, उनको समझना होगा कि भाई जैसे सृष्टि है तो कोई ईश्वर आत्मा से नहीं चलती है, इसकी निर्मित कोई ईश्वर आत्मा ने नहीं की। इसके साइंटिफिक लॉज है, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन है। इस तरह के जो लॉज है, जो बेसिक लॉज है, उसके वजह से ये कॉस्मॉस चलता है, ये सृष्टि चलती है। इस बात को हमें समझने की ज़रूरत होगी, पहली बात। दूसरा, इंसान की दुनिया में इंसान ने जो बहुत सारे लॉज बनाया है उनको भी हमें समझने की ज़रूरत है कि भाई इंसान के लॉज है, जैसे इंटरनेशनल लॉ है, फिर डोमेस्टिक लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, फिर कमर्शियल लॉज है। ये तमाम चीज़ों को भी हमें समझने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें यदि हम समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है वो बात समझ में आएगी कि दुनिया में ऐसा एक लॉ नहीं है, एक सोल्यूशन नहीं है, अनेक लॉज और अनेक सोल्यूशंस है। इसको समझकर जो है यदि हम तमाम लोगों के लिए, परिवारों के लिए और कंट्रीज़ के लिए काम करें तो काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ जो है केवल आइडियोलॉजी के आधार पर, फिलॉसफी के आधार पर अगर हम काम करना चाहें तो डिफ़िकल्टीज़ रहेगी। जैसे कि ब्लॉग शुरू करने के पहले ही कहा था कि हम अंतिम में ट्राइबल हिस्टोरी और कल्चर पर चर्चा करेंगे। सर, ट्राइबल हिस्टोरी और कल्चर को लेकर आप हमेशा अपने भाषणों में, अपने लिखान में बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। क्या है सर, किस तरह से ट्राइबल हिस्टोरी का अगर हम देखें तो कहाँ से शुरुआत होती है सर? देखिए यमली जी, बड़े अच्छे स्पॉट पर हम हैं। ट्राइबल कल्चर और हिस्ट्री की बात आई तो हासदेव बांगो, ये नदी जो है आपको, हासदेव बांगो जो नदी है ये आ गई है। और हासदेव बांगो ये नेम भी ट्राइबल है और लगभग कोरबा ज़िले में हम लोग जो है वो एंटर हुए अभी। तो हासदेव बांगो का आप देखिए कैसी अच्छी सुंदर नदी है, आपको हरा हरा पानी दिखेगा पूरा इसमें हासदेव बांगो में। ये इसका वीडियो आप दिखाए, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को। आप जो थोड़ा आगे लेके जो है, हमारा ड्राइवर इधर का भी अच्छा दिख रहा है, नहीं अभी पर इसमें, हाँ दूर में देखना पड़ेगा आपको। आप चाहे तो खिड़की से जो है थोड़ा सा वो देखिए, आप देखिए कैसा ग्रीन पानी आपको दिखेगा बिल्कुल। हाँ, क्या ये नेचर का सर, ये नेचर की वजह से है? हाँ, इसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है नीचे अंदर जिसके वजह से वो पानी का कलर हरा होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ऐसे उसमें। और देखिए बड़ा सुंदर हासदेव बांगो का ये जो है नज़ारा है और वेरी ब्यूटीफुल रिवर है। अगर आप इसको और करीब जाए, अच्छा ये पानी ऊपर से ही केवल हरा नहीं दिख रहा है, अगर आप बिल्कुल करीब भी जाएंगे ना तो ये हरा ही दिखेगा आपको। दिख रहा है। और फिर बहुत पास जाके हाथ में उठाएंगे तो सफ़ेद दिखेगा। वो नीचे उसके ऑर्गेनिजम्स है, उसके वजह से ये दिखता है आपको हरा हरा जो है ना। तो ये हासदेव बांगो का बड़ा सुंदर नज़ारा है और बड़े अच्छे समय में अपना व्लॉग चल रहा है आपका, क्योंकि साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स और लॉज ऑफ नेचर की हम बात कर रहे हैं तो नेचर का एक नज़ारा यहाँ पर भी लोगों को बड़ा सुंदर दिख रहा है और हरा ही पानी दिखेगा आपको हासदेव बांगो में। और बड़े अच्छे जगह में हम लोग जो है अभी जस्ट जो है गुज़र रहे हैं। तो आपने ट्राइबल कल्चर की जो बात समझने की कोशिश की है, देखिए इंसान की जब उत्क्रांति हुई, इवोल्यूशन हुआ, तो इंसान जब नेचर के साथ में था उस समय बर्फ़ भी बहुत था धरती के ऊपर में, तो मूवमेंट भी थोड़ा सा कम था। माइग्रेशन का जो मूवमेंट है वो भी थोड़ा सा कम था। तो इंसान नेचर के साथ में रहा, तो उसने जो कुछ समझा वो नेचर को समझा, नेचर के साथ वो जिया, नेचर के साथ सर्वाइव हुआ। तो ट्राइबल जो है बेसिकली क्या है? ट्राइबल वो इंसान है, पहला इंसान है धरती का जो नेचर के साथ जिया, जिसने नेचर को सब कुछ माना और जिसने इस बात को समझा कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, मुझे इंसानियत से जीना चाहिए। और इस आधार पे वो समूह बना, कम्युनिटी बनी, ये से ट्राइबल कहा जाता है। यानी ट्राइबल को यदि आप देखेंगे तो वो कोई रिलीजन नहीं है, इट इज़ अ नेचर बेस्ड कम्युनिटी, यानी नेचर को मानने वाली जो कम्युनिटी है वो ट्राइब है। इस बात को हमें ध्यान में लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। राइट में लेके भी ले सकते, थोड़ा क्लियर है रोड, थोड़ा सा जो है वो आपको इतना दिक्कत नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा इनके लिए रुकेंगे तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ा ब्लॉग में। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, यानी ट्राइब को अगर हमें समझना है तो बस इस चीज़ को समझना है कि ट्राइबल हिस्ट्री और ट्राइबल अगर कल्चर और सिविलाइजेशन है तो वो नेचर बेस्ड है और ह्यूमैनिटी बेस्ड है। तो जॉइंट ब्लॉग में आप सुन रहे थे हमारे साथ कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर जी को।
जिन्होंने साइंस ट्रूथ ह्यूमैनिटी के साथ में मैनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन एंड ऑल अदर नेचर के लॉस और तमाम तरह की जो बातें हैं 21वीं सदी के लिए हाथ से जो महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग हो और साइंस के रोल पर तमाम बातों पर उन्होंने अपनी विचार रखे। उम्मीद करता हूँ कि हमारे पिछले ब्लॉग की तरह यह ब्लॉग भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आप लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में आप हमारे इस ब्लॉग के जो नॉलेजेबल ब्लॉग है, जिस तरह से हम ब्लॉग, हमारा उद्देश्य केवल ब्लॉग के माध्यम से मनोरंजन करना या डेस्टिनेशंस या फिर अदर जो एक्टिविटीज़ है उन चीज़ों को फोकस करना नहीं होता है। हमारा ब्लॉग का संदर्भ होता है ज़्यादातर कि आप लोगों तक नॉलेज को पहुंचाया जाए, नॉलेजेबल चीज़ें जो जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती वो बातों को, उन विचारों को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हम आपसे उम्मीदें करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में हमारे इस ब्लॉग के बारे में अपने विचार और सुझाव ज़रूर रखें। धन्यवाद।